स्टेप है उसके ऊपर चलते हैं कि न्यूमेरिकल सॉल्व किस तरह करते हैं या इस सारी चीज़ को हमने लेके कैसे चलना है। इसके अंदर हम अज्यूम करते हैं कि अगर एक पर्सन है, मिस्टर अहमद बात कर लेते हैं, हम मिसाल लेते हैं कि जी ये बंदा जॉब करता है, सही है, सुबह जाता है नौकरी में, शाम को वापस आता है, तो जॉब से ये क्या कमाएगा? सैलरी। तो इसने सैलरी कमाई। इसी तरह इसका कोई एक छोटा मोटा कपड़े का कारोबार भी है जॉब से निकलता है, अपने कारोबार पे जाता है और कपड़े बेचता है और पैसे कमाता है। तो जो ये कपड़े का कारोबार कर रहा है ये क्या है? बिजनेस। तो यही अभी एक ही बंदे की बात चल रही है, तो उसका बिजनेस भी आ गया। हो सकता है कि उसके पास एक प्रॉपर्टी भी हो जो उसने रेंट पे दे दी और वहां से उसे क्या आ रही है? रेंटल इनकम। वो जो आने वाली इनकम है वो हम कहेंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इसी तरह अगर उसने कोई शेयर्स खरीदे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर और उन शेयर्स को खरीद के कहीं पे बेचा, स्टॉक एक्सचेंज में ही बेचा और उस पर नफ़ा कमाया, तो इस नफ़े को, इनकम को हम क्लासिफाई करते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। हाँ, उसकी कोई और इनकम भी है। उसने एक दफ़ा किताब लिखी थी और किताब लिख के उसने पब्लिश की, तो उस किताब के राइट्स उसने किसी और कंपनी को दे दिए और उसको वहाँ से रॉयल्टी आ रही है। या उसे किसी अपने दोस्त ने कुछ पैसे दे के कहा ये ले यार, दोस्ती की खातिर ही पैसे अपने पास रख ले। तो ऐसी सारी इनकम्स जो इसमें क्लासिफाई नहीं होती वो किधर क्लासिफाई होगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, ये 5 हेड्स ऑफ इनकम है। इनका ताल्लुक और आपका ताल्लुक आज से लेके जब तक आप पढ़ते रहेंगे, अप्लाई करते रहेंगे, रिटर्न फाइल करते रहेंगे, इन 5 हेड्स का ताल्लुक रहेगा। ठीक है, ये अब आपकी जान नहीं छोड़ने वाले। तो ये हैं हमारे हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ इनकम। ठीक है, अभी नहीं लिखना, बताऊंगा कब लिखना है, 9 बजे के बाद लिखना। ठीक है, तो ये सारे कहलाते हैं हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ इनकम 5 है। इनमें क्या आता है? सैलरी। अगर कोई कारोबार कर रहा है, एक ही बंदे का चल रहा होता है सारा। हमेशा याद रखनी है कि जो इनकम कैलकुलेट करते हैं वो हम एक इंडिविजुअल की कैलकुलेट करते हैं। इंडिविजुअल में क्या क्या? पर्सन की कैलकुलेट करते हैं, सॉरी। पर्सन में क्या क्या आता है? इंडिविजुअल आता है, कंपनी आती है और एओपी आती है। आज पर्सन की डेफिनेशन भी हम देखेंगे। तो इंडिविजुअल की मैंने बात की है, यहाँ पे कंपनी की भी बात नहीं की। कंपनी आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। इंडिविजुअल और एओपी की टैक्स कैलकुलेशंस ये हमारे कोर्स का हिस्सा है आपके लेवल पे। तो अभी मैंने एक बंदे की बात की है कि उसने तनख्वाह कमाई एक साल में, टैक्स ईयर में, जो हमने टैक्स ईयर पढ़े हैं ना, तो हो सकता है कि 2024 के अंदर उसने तनख्वाह कमाई, फिर उसने कारोबार किया, कारोबार से पैसे कमाए, कोई प्रॉपर्टी थी रेंट पे दे दी, वहाँ से रेंटल इनकम कमाई, शेयर्स खरीद के बेच दिए, कैपिटल गेन में आ गए। हाँ, इसके अलावा उसने कुछ और भी कमाया जो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। तो इसको हम नाम देते हैं हेड्स ऑफ इनकम। तो मज़ीद जो भी हमारी डिस्कशन होगी इन हेड्स के अंदर ही होगी और जो भी क्लासिफिकेशंस बनेगी वो इसके अंदर ही बनेगी। ठीक है, जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस में हर हेड के ऊपर एक एक चैप्टर, 2-2 चैप्टर्स है। सैलरी के ऊपर पूरा एक चैप्टर है, बिजनेस पे 2 चैप्टर है, प्रॉपर्टी में 1 चैप्टर है, कैपिटल गेन में 1 चैप्टर है, अदर सोर्स में 1 चैप्टर। उन चैप्टर में क्या बताया होगा कि इसमें आता क्या कुछ है, यही बताना है ना। अब मैंने तो आपको बड़ा सादा सा करके बताया ना, तनख्वाह कमाई, भाई तनख्वाह में आता क्या कुछ है? बहुत कुछ है। ठीक है, मैंने आपको बताया बिजनेस में, बिजनेस कहते हैं किसे हैं, वो जाके चैप्टर्स में डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो ये होते हैं हमारे हेड्स ऑफ इनकम। अच्छा जी, इसके अंदर एक वर्ड मैं यहां पे यूज कर रहा हूं, ये
देख रहे हैं आप आई, ये वर्ड क्या कह रहा है, इनकम। ठीक है, इससे क्या मतलब है, इससे क्या मतलब है, एक बात तो है कि टोटल इनफ्लो ऑफ कैश, ठीक है। दूसरी बात ये है जो यहां पे इससे मतलब है कि ऐसी अमाउंट या ऐसी इनफ्लो आप कह लें विच इज चार्जेबल टू टैक्स, यानी कि जिस पे टैक्स लगता है, लेस डिडक्शंस अलाउड बाय टैक्स इज इक्वल टू इनकम। लगी समझ? यानी कि इस इनकम फ्रॉम बिजनेस में टोटल इनफ्लो नहीं ले लेना। समझ लगी कि यार जितने पैसे आए वो इनकम नहीं है भाई, जितना इनफ्लो आया, आपको नजर आ रहा है यहां से, जितना इनफ्लो आया उसमें से देखें टैक्स कितने पे लगता है, वो वाला इनफ्लो, और उसमें से माइनस कर दे जो टैक्स वाला आपको खर्चा अलाउ करता है। यार इट्स जस्ट लाइक सिंपल, सीजीएस पढ़ी है ना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, रेवेन्यू है, रेवेन्यू में से सीजीएस माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है ना। जितना इनफ्लो आया उसमें से वो इनफ्लो करने के लिए जो खर्चा किया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो एएफआर के अंदर पड़ा है, वो माइनस करते हैं तो आपके पास फिर प्रॉफिट आता है। सेम डिडक्शन इज लाइक सीजीएस। सही है? आपने एक कपड़ा बेचा प्रिंट करवा के, ठीक है, अब जब आपने कपड़ा बेचा प्रिंट करा के तो आपको 100 रुपये आया। भाई जब बेचा तो ऑब्वियसली कपड़ा खरीदा भी तो होगा, खरीदा आपने 50 रुपये का खरीदा, फिर आप प्रिंटर वाले के पास गए, आपने उसे प्रिंट करवाया, 20 रुपये उसने रखे, ठीक है। तो अब आपका नफा क्या होगा, 50 जमा 20 डिडक्शन अलाउ, इनफ्लो कितना था 100 रुपया, तो उस 100 में से 70 माइनस करेंगे तो ये मेरी इनकम आ जाएगी, ये जो है यहां पे जाएगी। ठीक है, क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे कि हम जब ये चैप्टर्स डिटेल में पढ़ेंगे तो हम इसमें पढ़ेंगे इसमें कौन सी इनकम होती है जो कि चार्जेबल टू टैक्स है, और कौन से डिडक्शंस हैं जो हम इनके अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं, जो टैक्स वाले हमें अलाउ करते हैं। हो सकता है कुछ ऐसी डिडक्शन हो जो टैक्स वाले हमें अलाउ ही ना करें, तो वो नहीं करेंगे इसमें से लेस। तो डिडक्शंस अलाउड बाय टैक्स, तो ये इन चैप्टर्स की डिटेल में जाके हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनकम से आई से मुराद क्या है, ऐसा इनफ्लो जिस पे टैक्स लगना है उसमें से ऐसे खर्चे माइनस कर दें जो टैक्स वाला हमें अलाउ करता है, तो जो बच जाएगा वो मेरा इनकम में आ जाएगा। इसी तरह प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में आप रेंट कमाते हैं तो रेंटल इनकम तो आ रही है, अब टैक्स वाला कहता है रेंटल इनकम पे टैक्स लगाओ। हाँ, रेंटल इनकम लेने के लिए कुछ खर्चा हो रहा है तो वो लेस करके भाई उस पर टैक्स लगाओ। ठीक है, तो वो खर्चे उसमें से लेस करेंगे, वो हम पढ़ेंगे कौन कौन से खर्चे हैं, तो फिर इनकम आएगी। यहां पे हम लेके जाएंगे इनकम सिर्फ शेयर्स खरीदे हैं, शेयर्स बेचे हैं, इनफ्लो आया, ठीक है जी। अब ये वो इनफ्लो है जिस पे टैक्स वाला कहता है टैक्स लगाओ। अब शेयर्स बेचने के लिए ब्रोकर को भी पैसे देने पड़ते हैं, तो कहता है हाँ ब्रोकर वाला खर्चा लेस कर दो जो ब्रोकर को फीस दी है, तो वो बाकी जो बच जाएगा वो इनकम है। तो द कॉन्सेप्ट इज दिस कि ये हमारे 5 हेड्स ऑफ इनकम है, सैलरी, बिजनेस, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और अदर सोर्स। इसके आगे जो आई का वर्ड है, इनकम का वर्ड है, वो रिप्रेजेंट करता है
कि ऐसी अमाउंट जो कि टैक्स वाले हमें अलाउ करते हैं, जिस पे टैक्स लगना है, और उसमें से ऐसे खर्चे माइनस कर दें जो टैक्स वाले अलाउ करते हैं, तो बाकी इनकम आती है। क्लियर? पहला भी गया, लगी समझ में? आप सबको लगी समझ? वो अभी मैं बताऊंगा, अभी उसके ऊपर नहीं आना, अभी साथ साथ अभी आहिस्ता आहिस्ता लेके चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, आपने ये देखा होगा कि मैंने 4 हेड्स ऑफ इनकम में ये आई लिखा हुआ है, सैलरी में नहीं लिखा, या सैलरी को लोग लिख देते हैं, बुक्स में भी आप देखेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी लिखा होता है, ठीक है, लेकिन आप सैलरी अकेला भी लिख सकते हैं। एक बात याद रखनी है कि ये वो हेड है, ये वो हेड है, इसमें कोई डिडक्शन अलाउ नहीं होती। लॉ कहता है सैलरी के लिए, सैलरी के हेड में किसी भी किस्म की डिडक्शन अलाउ नहीं है। ये नहीं हम कह सकते कि यार मैं सुबह जब जाता हूं तो मेरा पेट्रोल लगता है, मेरी जॉब अच्छी हो गई है तो उसके लिए कपड़े नहीं खरीदे हैं तो वो भी मेरा खर्चा है, नहीं, ऐसा नहीं है। सैलरी कमाने का जितनी कमाओगे सारी की सारी टैक्सेबल है, इसके अगेंस्ट कोई डिडक्शन अलाउ नहीं है। इसलिए जब हम सैलरी का चैप्टर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें कोई डिडक्शन का जिक्र ही नहीं है, बाकी सब में वो बताएगा कौन कौन सी डिडक्शन अलाउ है। सैलरी के अंदर जिक्र ही नहीं है कि कौन सी डिडक्शन कर सकते, वो कहता है नॉट अलाउड, जो कमाया है वो आपका इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगा, ठीक है। तो ये तो थे हेड्स ऑफ इनकम। इन हेड्स ऑफ इनकम में से ये जो इनकम का वर्ड है उसमें क्या अलाउ होता है, उसके अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स में से बोले जरा, डिडक्शंस अलाउ होती हैं, ठीक है। अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स में क्या अलाउ होता है, डिडक्शंस। अच्छा जी, एक कॉन्सेप्ट है इसी के अंदर जिसे हम कहते हैं टोटल इनकम, जिसे हम क्या कहते हैं, टोटल इनकम। टोटल इनकम क्या है? टोटल इनकम ये है कि वो कहता है कि जितने हेड्स ऑफ इनकम है उन सब की जो यहां आ रही है इनकम उसको ऐड कर दो। ये हेड्स ऑफ इनकम है, इनकी इनकम्स को यहां पे ऐड कर दो। लेकिन इसमें एक और चीज ऐड कर दो जिसे वो कहता है एग्जेम्प्ट इनकम। तो ये भी बन जाएगी हमारी टोटल इनकम। ये यानी कि सारे हेड्स ऑफ इनकम और उसमें क्या ऐड कर दो, एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट इनकम क्या है? अच्छा, कुछ आमदनियां ऐसी हैं जिस पे टैक्स वाला कहता है भाई कोई टैक्स नहीं। कुछ आमदनी ऐसी है जिसे टैक्स वाला कहता है कोई टैक्स नहीं, उसे हम क्या कहेंगे, एग्जेम्प्ट इनकम। अब वो कौन सी आमदनी है? वो उसकी सबसे जो कॉमन मिसाल है वो है एग्रीकल्चर इनकम, ज़राअत से आने वाली आमदनी। तो एग्रीकल्चर इनकम जो होती है, ये आपको मैंने मिसाल के तौर पे दे रहा हूं कि दिस इज दी एग्जेम्प्ट इनकम। थैंक यू। सही है। तो टोटल इनकम में क्या कुछ आता है, हेड्स ऑफ इनकम प्लस एग्जेम्प्ट इनकम, ये टोटल इनकम के अंदर फॉल करेगा। अभी तो नहीं माइनस ऐड करना है, टोटल इनकम निकालने के लिए ऐड करना है, ठीक है। वो जो आप कंफ्यूज कर रही हैं वो भी आपको बताता हूँ नेक्स्ट में, अगले स्टेप पे चलते हैं। तो हेड्स ऑफ इनकम उसमें हम ऐड करेंगे एग्जेम्प्ट इनकम, तो क्या आएगा, टोटल इनकम। अब आपकी बुक्स के ऊपर इसकी डेफिनेशंस देखते हैं ताकि आपको आइडिया हो जो मैं पढ़ा रहा हूं वो अपने से हरगिज नहीं पढ़ा रहा। देखिए जी, हेड्स ऑफ इनकम पे आए, फॉर द पर्पस ऑफ द इम्पोजिशन ऑफ टैक्स, टैक्स लगाने के लिए एंड द कंप्यूटेशन ऑफ द टोटल इनकम, ऑल द इनकम शैल बी क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग हेड्स। इधर देखिए जरा, जितनी भी इनकम्स हैं उसको कहता है कि इन हेड्स में क्लासिफाई किया है, जिसमें सैलरी है, प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, कैपिटल गेन है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है।
ये हेड्स ऑफ इनकम की डेफिनेशन जो मैंने आपको बताया। द इनकम ऑफ पर्सन हेड ऑफ द इनकम फॉर अ टैक्स ईयर शैल बी द टोटल ऑफ द अमाउंट्स डिराइव्ड बाय द पर्सन इन दैट टैक्स ईयर दैट आर चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड एज रिड्यूस्ड बाय टोटल डिडक्शंस। वो कहता है इनकम में क्या आता है, ये आता है अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स लेस डिडक्शंस या एक्सपेंसेस अलाउड इन द रेलेवेंट हेड ऑफ इनकम। ये हर हेड के अंदर जो अमाउंट टैक्स, जितनी अमाउंट उसमें टैक्स लगना है उसमें से क्या लेस करनी है हमने, डिडक्शंस। तो ये जो अमाउंट होगी ये क्या कहाँ आएगी, इनकम में अपने अपने हेड पे आ जाएगी। यानी कि ये वर्किंग में हर हेड की अलग अलग करूंगा। लगी समझ? आगे चलते हैं। इस चीज को छोड़ें और उससे आगे चले टोटल इनकम की डेफिनेशन में 3.3। द टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर शैल बी, ये क्या लिखा है, सम ऑफ किसका, पर्सन इनकम अंडर ऑल हेड्स ऑफ इनकम फॉर दैट टैक्स ईयर। उस टैक्स ईयर के अंदर जितने हेड ऑफ इनकम है उनका सम, और एंड पर्सन इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स फॉर दैट ईयर। अगर उस साल में उसकी कोई एग्जेम्प्ट इनकम है तो उसको भी इसमें ऐड कर दे। तो ये क्या बनेगी, इसकी टोटल इनकम। लगी बात समझ गई? अब आते हैं हम एक और कॉन्सेप्ट की तरफ जिसको हमने नाम देना है टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम टैक्सेबल इनकम क्या है? हमने हेड्स ऑफ इनकम पढ़े, हमने टोटल इनकम पढ़ी, अब हमने क्या पढ़ना है, टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम हम किसे कहते हैं, आपकी ये जो टोटल इनकम है, ये जो टोटल इनकम है, ये मैं यहां लिख रहा हूं टोटल इनकम है, इसमें से लेस करनी है दो चीजें, इसमें से लेस करनी है दो चीजें। सबसे पहले अगर तो कोई एग्जेम्प्ट इनकम ऊपर दी है तो वो लेस कर दें, एग्जेम्प्ट इनकम। और इसके अलावा एक अलाउंस है जिसे हम कहते हैं डिडक्टेबल अलाउंस। डिडक्टेबल अलाउंस, इसको लेस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टैक्सेबल इनकम। सही है? टोटल इनकम में से एग्जेम्प्ट इनकम लेस करते हैं और क्या लेस करते हैं, डिडक्टेबल अलाउंस। डिडक्टेबल अलाउंस जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है उसका नाम है ज़कात। एक दो और भी है वहां पढ़ेंगे, लेकिन जो हमारे लिए कॉमनली यूज होगा उसे क्या कहेंगे, ज़कात। अगर किसी बंदे ने कोई ज़कात दी है तो वो इसमें से लेस करते हैं टोटल इनकम में से, तो फिर हमारे पास क्या आती है, टैक्सेबल इनकम। ये कॉन्सेप्ट आपके लिए जहन में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पता हो कि टोटल इनकम क्या है, फिर आपको पता हो टैक्सेबल इनकम क्या है। ठीक है? अब कोई बंदा आपसे पूछेगा जी टैक्सेबल इनकम क्या है, तो आप क्या कहेंगे, टोटल इनकम में से एग्जेम्प्ट इनकम माइनस करें और फिर आपने डिडक्टेबल अलाउंस लेस करें, तो फिर क्या आएगी आपके पास, टैक्सेबल इनकम आएगी। जो टैक्स का रेट लगता है वो इस टैक्सेबल इनकम पे लगता है। अब देखिए, जब टोटल इनकम कैलकुलेट करनी थी तो एग्जेम्प्ट इनकम ऐड कर दी, और जब टैक्सेबल इनकम पे जाना था तो एग्जेम्प्ट इनकम लेस कर दी, और फिर क्या लेस किया, डिडक्टेबल अलाउंस लेस किया। जब टोटल इनकम कैलकुलेट करनी थी तो एग्जेम्प्ट इनकम ऐड कर दी, और टैक्सेबल इनकम पे जाने के लिए एग्जेम्प्ट इनकम लेस कर दी। सही है? और क्या लेस किया, डिडक्टेबल। तो ये फर्क है टैक्सेबल और टोटल। एक बंदे की एग्जेम्प्ट इनकम है ही नहीं, तो क्या टोटल इनकम में वो ऐड होगी, नहीं होगी। जब है ही नहीं तो क्या टैक्सेबल इनकम से लेस होगी, नहीं होगी।
अगर है तो पहले ऐड कर देंगे और बाद में फिर लेस कर देंगे। रेट, टैक्स का जो रेट लगता है टैक्स निकालने के लिए, वो किस में लगता है? टैक्सेबल इनकम। टोटल इनकम पे नहीं लगता, टैक्सेबल इनकम पे लगता। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा अब मैं सही तरह लिखता हूं आपके सामने, और ये फॉर्मेट ये मैं लिख लूँ, फिर आपने अपने पास अपनी बुक्स में भी लिखना है रजिस्टर पे। अब कोई बंदा आपसे कहे कि जी टैक्सेबल इनकम निकालना है तो उसका फॉर्मेट बताएं, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे उसका नाम लिखेंगे मिस्टर ए, ठीक है, जिस साल का, आगे टैक्स की क्लास के लिए दरवाजा कर ले। हमने जिस बंदे की जो है वो इनकम निकालनी है, टैक्सेबल या टोटल इनकम निकालनी है, तो सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे, किस साल की निकालनी है वो टैक्स ईयर लिखेंगे, क्योंकि एक साल की निकलती है ना, ठीक है, तो किस साल की निकालनी है वो टैक्स ईयर लिखेंगे। कोई भी लिख सकते हैं 2024, ठीक है, टैक्स ईयर 2024 लिखा है तो इसका मतलब ये है कि नॉर्मल टैक्स ईयर है, स्पेशल होगा तो स्पेशली बंदा साथ में लिखता होता है, ठीक है, तो ये लिखेंगे। अब जी टैक्सेबल इनकम निकालने का फॉर्मेट बताएं क्या है? सबसे पहला हेड इनकम फ्रॉम सैलरी, फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनमें से जो भी है वो उसका ऐड करें, जो नहीं है वो नहीं डालेंगे, हो सकता है उसका ना ही हो। मैं आपको टोटल फॉर्मेट बता रहा हूँ। इसके अंदर क्या ऐड कर देंगे? अगर उसकी एग्रीकल्चर इनकम है या नहीं है, फिर भी मैं फॉर्मेट में डाल रहा हूँ जी, ऐड कर दें एग्जेम्प्ट इनकम। एग्जेम्प्ट इनकम जो कि नॉर्मली कौन सी होती है? एग्रीकल्चर वाली एग्जेम्प्ट इनकम। ये सारी चीजें ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आएगी? टोटल इनकम। इस टोटल इनकम में से मैं क्या लेस करूंगा? एग्जेम्प्ट इनकम, और फिर क्या लेस करूंगा? ज़कात, जो कि क्या कहलाता है? डिडक्टेबल अलाउंस। और ये सारा लेस करूंगा तो फिर मेरे पास क्या आएगा? टैक्सेबल इनकम। फिर हमारे पास ये टैक्सेबल इनकम आएगी। तो ये एक बेसिक फॉर्मेट है। अब टैक्स लायबिलिटी कैसे बनती है? इस टैक्सेबल इनकम के ऊपर टैक्स का रेट लगता है और फिर लायबिलिटी बनती है, वो हम आगे जाके देखेंगे हमने कैसे बनाना। फिलहाल आपको यहां तक बात क्लियर हुई है कि नहीं हुई? ठीक है, आज हमने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वो हमने पढ़े हैं कि हेड्स ऑफ इनकम, फिर हमने पढ़ा है एग्जेम्प्ट इनकम, फिर हमने टोटल इनकम का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, फिर हमने डिडक्टेबल अलाउंस लेस करते हैं, और फिर ये क्या आता है? टैक्सेबल इनकम। और एक वर्ड, एक चीज अब मैं आपको बताऊं, बड़े गौर से आपने मुझे बताना है, ये इनकम कैलकुलेट करने के लिए अमाउंट चार्जेबल टैक्स में से क्या चीज लेस कर रहा था मैं? डिडक्शंस। और यहां पे टोटल इनकम से क्या लेस कर रहा हूं? डिडक्टेबल अलाउंस। जब भी डिडक्शन का जिक्र आएगा वो किधर जाएगा? ऊपर वाली साइड पे। और डिडक्टेबल अलाउंस कहां पे आता है? नीचे वाली साइड। कंफ्यूज नहीं करना। डिडक्शन, डिडक्शन का क्या मतलब है? इनकम चार्जेबल टू टैक्स में से लेस करना है, वो क्या है? डिडक्शन। और आपकी टोटल इनकम में से जो अमाउंट लेस हो रही है वो क्या है? डिडक्टेबल अलाउंस। बिल्कुल सही। जो टोटल इनकम से लेस होगा वो क्या है? डिडक्टेबल अलाउंस। और जो एक हेड ऑफ इनकम में से अमाउंट लेस हो रही है वो क्या है? डिडक्शंस। तो डिडक्शंस ऊपर है, हेड ऑफ इनकम में लेस होगी, टोटल इनकम से जो लेस होगा वो क्या कहलाएगा? डिडक्टेबल अलाउंस। ठीक है,
तो इस चीज को आज सुबह दोपहर शाम सुबह पढ़ लिया, दोपहर घर जाके पढ़ना, रात सोने से पहले इस चीज को याद करना दोबारा कि डिडक्शन क्या है और डिडक्टेबल अलाउंस क्या है। डिडक्शन एक हेड ऑफ इनकम में से खर्चा लेस को कहते हैं, और डिडक्टेबल अलाउंस टोटल इनकम में से जब ज़कात लेस होनी है तो उस ज़कात को हम डिडक्टेबल अलाउंस कहेंगे। ठीक है, तो ये एक मेरा कॉन्सेप्ट है टैक्सेबल इनकम का। अभी हमने टोटल इनकम की डेफिनेशन पढ़ी थी, अब हम टैक्सेबल इनकम की भी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ये डेफिनेशन रट्टा नहीं लगानी है आपने, जस्ट आपको समझाने के लिए है, ये काम करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। द टैक्सेबल इनकम ऑफ अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर शैल बी द टोटल इनकम, शैल बी दी, आगे क्या लिखा है, अदर देन एग्जेम्प्ट इनकम, एग्जेम्प्ट इनकम के अलावा। इस वजह से मैंने टोटल इनकम में से क्या लेस किया है, एग्जेम्प्ट इनकम। ठीक है, अदर देन एग्जेम्प्ट इनकम। और द पर्सन फॉर द ईयर रिड्यूस्ड, रिड्यूस उसे कम करना है बाय द सम ऑफ एनी डिडक्टेबल अलाउंसेस फॉर दैट पर्सन, यानी कि उसको मजीद कम करना है किससे, डिडक्टेबल अलाउंस, यानी कि टोटल इनकम अदर देन एग्जेम्प्ट लेस डिडक्टेबल अलाउंस। तो ये मेरी क्या कहलाएगी, टैक्सेबल इनकम कहलाएगी। अच्छा, एक देखिए इसने वर्ड कितना जबरदस्त लिखा है, बट नॉट बिलो जीरो, यानी कि अगर मेरी टोटल इनकम जो है वो 100 रुपये है, ये बात सुने बड़े गौर से, टोटल इनकम मेरी 100 रुपये है, मैं अभी अज्यूम करता हूं एग्जेम्प्ट इनकम है ही नहीं, अज्यूम करता हूं है नहीं, तो इसमें ऐड भी नहीं हुई, तो लेस करने की भी जरूरत नहीं ना है। मैं सिर्फ टोटल इनकम कहता हूं जी, नहीं दी सवाल में उसने, एक बंदे के पास नहीं है भाई एग्रीकल्चर इनकम, नहीं है उसके पास जमीन है, तो जी टोटल इनकम 100 रुपये है, उसने ज़कात दी, ज़कात तो देनी है ना उसने, तो ज़कात यहाँ पे फर्ज करें उसने 20 रुपये दी, तो मैंने 20 रुपये लेस कर दिया, तो टैक्सेबल इनकम कितनी बन गई, 80 रुपये बन गई। ठीक है, अच्छा जरा सोच के बताएं, जरा सोच के बताएं कि आपने बताना है टोटल इनकम 100 थी, टोटल इनकम 100 थी, ज़कात 120 हो जाए, ज़कात 120 हो जाए, तो टैक्सेबल इनकम मेरी -20 हो जाएगी, है? पहली बात तो ये बताएं, ज़कात 120 हो सकती है टोटल इनकम में से, ज़कात 120 हो सकती है, बताएं, जादू से होगी। हाँ जी, एनीवन, आपने नहीं बताना, आपको पता है। हाँ जी, सोचें जरा, ज़कात 120 हो सकती है, यस? किसने कहा यस? कैसे? आंसर जीरो ले गए, बात मान गया। ज़कात आपकी टोटल इनकम से ज्यादा हो सकती है, वो क्यों? टोटल इनकम 100 है ना, तो ज़कात 120 हो सकती है। नहीं, मैं सिर्फ डिडक्टेबल अलाउंस से एक ही बात कर रहा हूँ यार, क्यों नहीं हो सकती? एक चीज आप सारे इग्नोर कर रहे हैं, ज़कात किस पे दी जाती है? ज़कात एसेट पे दी जाती है। ज़कात किस पे दी जाती है? एसेट्स पे। 2.5% ऑफ योर एसेट्स। तो भाई एसेट्स आपकी माहाना इनकम से ज्यादा हो सकते हैं, तो ज़कात आपकी इनकम से ज्यादा हो सकती है। मिसाल के तौर पे आप सोने की बात कर लें, एक बंदा है अच्छे वक्तों में, पुराने वक्तों में उसे अपने घर वालों की तरफ से सोना मिल गया, 50, 60, 70 तोले मिल गया, ठीक है, अम्मा ने या दादी अम्मा ने संभाल के रखा था, 70-80 तोले उसको दे दिया। इनकम उसकी बेचारे की सैलरी की है 40, 50, 60 हज़ार, 70 हज़ार महीने की कमाता है, ज़कात 70 तोले घर में सोना पड़ा है। अब उस 70 की आजकल वैल्यू लगाएं, 2.5-3 लाख रुपए का तो हुआ है ना एक तोला,
उस पर 2.5% लगाएं तो वो तो शायद उसकी 70,000 या 35,000 रुपया जो महीने की तनख्वाह या एनुअल तनख्वाह उससे शायद ज़्यादा ही बन जाए, या उसके और एसेट्स उसके अंदर आ जाए। तो ज़कात जो है वो डिडक्टेबल अलाउंस जो है, जो ज़कात है, ये हमेशा एसेट्स पे कैलकुलेट होती है। कैश कितना बैंक में पड़ा है, ठीक है, सोना कितना इन हैंड पड़ा है, घर पड़ा है, तो इस वजह से ज़कात आपकी इनकम से ज़्यादा हो सकती है। तो जहां पे ज़कात अगर इनकम से ज़्यादा हो जाए तो लॉ अभी हमने पढ़ा टैक्सेबल इनकम को नेगेटिव कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो टैक्सेबल इनकम को क्या करेंगे, कहां तक लेके जा सकते हैं, 0 तक। तो ये ऊपर वाले 20 का क्या करूं, टैक्सेबल इनकम तो 0 कर दी, ऊपर वाले 20 का अब क्या करो, कैरी फॉरवर्ड एक अच्छा वर्ड आपने यूज किया है। इसके अलावा लॉ ये कहता है कि जो एक्स्ट्रा होगा ना कैरी फॉरवर्ड होगा, ना कैरीड बैक होगा पीछे सालों में, ना इस साल में कहीं पे एडजस्ट होगा, कुछ भी नहीं होगा। यानी कि ये ऊपर वाला जो 20 ज़कात दी है इसका अजर आपको अल्लाह ताला आखिरत में देगा, टैक्स वाला इस दुनिया में नहीं देगा, डेड हो जाएगा। ठीक है, लगी समझ। तो ज़कात आपकी बिल्कुल डिडक्टेबल अलाउंस ज्यादा हो सकता है, लेकिन हमारी टैक्सेबल इनकम 0 से कम नहीं हो सकती। तो टैक्सेबल इनकम हद कहां तक लेके आएंगे, 0 पे लेके आएंगे। जो एक्स्ट्रा पे किया वो किधर जाएगा, वो आपको कुछ नहीं मिलेगा, ना अगले साल में एडजस्ट होगा, ना पिछले साल में एडजस्ट होगा, और ना ही उसको इस साल में एडजस्ट करने की इजाजत है। तो दैट विल बी योर डेड मनी। ठीक है, टैक्स वाला इसका कोई फायदा नहीं देगा। भाई समझ लग रही है, पक्की बात है। तो ये जी हमारा था टोटल इनकम, हेड्स ऑफ इनकम, और इसी तरह जो इनकम का वर्ड है इनकम, ये क्या है जी, अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स लेस डिडक्शंस। इसकी बड़ी अच्छी मिसाल ये है कि ये रेवेन्यू है और डिडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। ये जी लिख लें, अपने पास जॉट डाउन कर लें, 2 मिनट हैं आपके पास, जल्दी से लिख लें, इस पूरे फॉर्मेट को लिखें जिस तरह ये मैंने आपको समझाया है। ज़कात वाली बात को भी लिखें कि ज़कात एक्सेस नहीं हो सकती। ये वाली जो एग्जांपल मैंने आपको दी है ये भी लिखें, दोनों तरह में लिखें, 100 में से 20 माइनस करके भी लिखें तो 80 आ जाएगी। अगर 100 है, इसमें से 20 माइनस किया तो टैक्सेबल इनकम 80 आ जाएगी। हाँ, अगर 120 हो जाए ज़कात तो फिर टैक्सेबल इनकम, तो सीधे कोई नहीं देखता, घर जाके लिख लें अपने पास, 2 मिनट लगाएं। रजिस्टर नहीं लेके आए, भाई हो दोनों, दोस्त है, एक ही बैग है? चलो वॉलवर्ड भी एक है, चलो ठीक है। लिख ले, दिया था अटेम्प्ट इस दफा, लास्ट टाइम नहीं दी थी अटेम्प्ट? नहीं सर। टैक्स की कोई भी नहीं दिया था फिर? अप्लाई किया हुआ था लेकिन दे दी। चलो कोई बात नहीं, इस दफा दे देता।
आपका फर्स्ट लेक्चर है, पहले भी आपने पिछले 2 लेक्चर्स भी लिए हैं आप? हाँ जी, कल का नहीं लिया? परसों तो पढ़ाया कुछ नहीं था मैंने। आप लोग रिजल्ट वेटिंग है अभी, कुछ पेपर्स वगैरह? पहले ही इसमें ही है जी। लिख लिया सबने? लिख लिया? आप सबने लिख लिया? अच्छा जी, अभी तक हमने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, टोटल इनकम का, हेड्स ऑफ इनकम का, टैक्सेबल इनकम का, टैक्स ईयर। टैक्स ईयर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमने लास्ट उसमें पढ़ा था। ये बात याद रखनी है आपने कि हम जो टैक्स निकालते हैं ये 1 साल का इनकम टैक्स के अंदर जो है ना, वो हम टैक्स ईयर का टैक्स निकालते हैं। टैक्स ईयर हमने देखा था नॉर्मल भी होता है और स्पेशल भी होता है और ट्रांजिशनल भी होता है। तो नॉर्मल और स्पेशल तो 12 माह का होता है, तो ट्रांजिशनल 12 से कम का भी हो सकता है। तो ये बात याद रखनी है कि जो टैक्स की कंप्यूटेशन होती है, टैक्सेबल इनकम की जो कंप्यूटेशन होती है, वो हमेशा किसकी होती है? टैक्स ईयर की होती है। तो वो क्वेश्चन से देख के पता चलता है 99% ऑफ द टाइम वो 12 माह का ही देता है। ट्रांजिशनल का मैंने नहीं कोई सवाल देखा ट्रांजिशनल का दिया हो। तो टैक्स ईयर के ऊपर टैक्सेबल इनकम बनती है। पूरे साल में सैलरी कितनी कमाई, पूरे साल में बिजनेस से कितना कमाया, पूरे साल में प्रॉपर्टी का रेंट कितना कमाया। यानी कि अगर उसने 12 महीने का दिया, 1 महीने का दिया होगा, तो हम इसे क्या करेंगे? 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इस तरह। तो ये बात याद रखनी है कि टैक्सेबल इनकम जो हम निकालते हैं वो हमेशा किसकी निकालते हैं? टैक्स ईयर की। तो इस वजह से आपको पहले टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट बताया था, आज आपको टैक्सेबल इनकम का कॉन्सेप्ट बताया। तो टैक्स ईयर हमने क्वेश्चन देख के देखना होता है, क्या वो नॉर्मल टैक्स ईयर है या वो स्पेशल टैक्स ईयर है। तो उस लिहाज से हमने सारी कंप्यूटेशंस करनी होती है। तो ये तो हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स थे इससे रिलेटेड। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आज स्टार्ट करूंगा जो हमारा कल एंड तक चलेगा। अब ये रोजाना की बेसिस पे आपको कॉन्सेप्ट्स आते जाने हैं, और जहां पे आपने इसको पढ़ना छोड़ दिया या लेक्चर स्किप कर दिया तो अगले दिन आपको कुछ समझ नहीं लगनी कि हो क्या रहा है हमारे साथ। तो इसलिए डेली के लेक्चर्स लेने हैं लाजमी। ठीक है, अच्छा जी, एक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, विच इज आई कैन से द बैकबोन ऑफ द टैक्स। वो है रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, ये कॉन्सेप्ट है टैक्स पेयर के लिहाज से। टैक्स पेयर कौन होता है? हम जैसे लोग जो टैक्स देते हैं। ये ना एक स्टेटस है, जिस बंदे का हम टैक्स कंप्यूट कर रहे होते हैं ना, टैक्स वाले कंप्यूट करते हैं, जैसे जिसकी हम टैक्सेबल इनकम बनाते हैं, अभी पढ़ा ना टैक्सेबल इनकम। तो जिस बंदे की हम टैक्सेबल इनकम बनाते हैं उसका हमने स्टेटस देखना होता है कि क्या वो रेजिडेंट है या वो नॉन रेजिडेंट है। ठीक है, ये हम किसका देखते हैं? जिस बंदे की आप टैक्स पेयर जो होता है, टैक्स पेयर का हम देखते हैं, जिसकी हम टैक्सेबल इनकम बनाते हैं कि क्या वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। अच्छा, ये देखना क्यों ज़रूरी है कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है? कुछ लोग होते हैं जो पाकिस्तान में इनकम कमाते हैं, पाकिस्तान के सोर्सेज से इनकम कमाते हैं, पाकिस्तान में कारोबार कर रहे हैं,
पाकिस्तान में तनख्वाह कमा रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर शेयर्स खरीद रहे हैं, शेयर्स बेच रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, पाकिस्तान के अंदर ही प्रॉपर्टी है जो रेंट पे दी हुई है, ठीक है, तो ये उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या कहलाती है? पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम। कोई बंदा सैलरी पाकिस्तान में रहता हुआ कमा रहा है तो पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम ही होगी ना, हेड्स ऑफ इनकम वही रहेंगे, लेकिन बस ये देखना है क्या वो पाकिस्तान के अंदर है या फॉरेन है। हो सकता है एक बंदा कारोबार कर रहा हो लेकिन कारोबार करता हो अमेरिका के अंदर, कारोबार कहां करता हो? यूएस में करता हो, पाकिस्तान में तो कारोबार कर ही नहीं रहा और वहां पे बैठे डॉलर कमा रहे, ठीक है। तो रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का जो स्टेटस है इसकी अहमियत कहां पे आती है कि दो तरह से सोर्सेज हो सकते हैं, पाकिस्तान सोर्स इनकम हो सकती है या फॉरेन सोर्स इनकम हो सकती है। यानी कि वो जो 5 हेड्स हम ये मैंने पढ़े हैं ना, वो 5 हेड या पाकिस्तान में हो सकते हैं या वो उनमें से कुछ फॉरेन भी हो सकते हैं। तो अगर तो बंदा रेजिडेंट है, अगर बंदा क्या है? रेजिडेंट है, अगर बंदा रेजिडेंट है तो उसकी पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम भी टैक्सेबल है और फॉरेन सोर्स इनकम भी टैक्सेबल है पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक, ठीक है, अगर एक बंदा रेजिडेंट है। और अगर एक बंदा नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है तो उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्सेबल है और फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल नहीं है। लगी समझ? एक बंदा अगर रेजिडेंट है तो उसकी वर्ल्ड वाइड इनकम टैक्सेबल है, जो पाकिस्तान में कमाएगा उसमें भी टैक्स देगा, जो फॉरेन में कमाएगा उसमें भी टैक्स देगा। हाँ, फॉरेन में तो दे रहा है, पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक पाकिस्तान में भी देगा, वो उसके लिए टैक्स क्रेडिट्स पड़ेंगे अभी, ठीक है। यानी कि वो फॉरेन में दे रहा है या नहीं दे रहा टैक्स, वो एक अलग बात है, वो भी डिस्कस नहीं कर रहा मैं, लेकिन पाकिस्तानी लॉ कहता है कि भाई उसकी फॉरेन इनकम पे भी क्या लगाओ? टैक्स लगाओ, अगर वो क्या है? रेजिडेंट, अगर वो रेजिडेंट। और अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो पाकिस्तानी लॉ कहता है कि भाई उसकी फॉरेन सोर्स इनकम के ऊपर टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ किस पे लगाओ? पाकिस्तान सोर्स, ठीक है। तो रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट का पता होना क्यों जरूरी है। अब आप ये देखें कि ये आपकी बुक में किधर लिखा है। आपकी बुक के अंदर अभी जो हेड्स ऑफ इनकम की डेफिनेशन पढ़ी थी ना हमने, उसके नीचे देखें, हेड्स ऑफ इनकम के नीचे पेज नंबर 44, ये देखें जरा, एक टेबल बना हुआ है, ये यहां पे नहीं आ रहा, इधर किधर गया? इसको देख रहे हैं यार, बंद हो गया। अच्छा चले, आप बुक से तो देखे ना। चले रहने दे विषय में, बुक से पढ़ा देता हूँ। इसमें आप देखिए एक छोटा सा टेबल बना हुआ है एक्सरसाइज के ऊपर बना हुआ है। अच्छा देखिए, जब रेजिडेंट की हेडिंग है कॉलम पे तो लेफ्ट साइड पे सोर्स ऑफ इनकम चेक करें कि अगर पाकिस्तान है तो उसने लिखा है चार्जेबल, फॉरेन है तो उसने क्या लिखा है? चार्जेबल। और अगर नॉन रेजिडेंट है तो पाकिस्तान चार्जेबल है और फॉरेन चार्जेबल नहीं है। तो हमें ये पता होना ज़रूरी है, हमारे लिए लाजिम है कि एक पर्सन रेजिडेंट है या नहीं है। तो अगर रेजिडेंट है तो उसकी दोनों सोर्स ऑफ इनकम जो है वो टैक्सेबल है, और अगर नॉन रेजिडेंट है तो सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम टैक्सेबल है। अब जरा थोड़ा सोचें, वो जो हमने यानी कि
वो जो हमने हेड्स ऑफ इनकम पढ़े थे अभी थोड़ी देर पहले, हमने कौन कौन से पढ़े थे? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। हम चेक करेंगे इन सब को पाकिस्तान सोर्स इनकम के मुताबिक भी और फॉरेन सोर्स इनकम में। हेड्स यही रहेंगे, हेड्स यही रहेंगे, लेकिन हम देखेंगे कि मुल्क से बाहर वो हो सकता है कुछ इनमें से इनकम कमा रहा हो, तो वो फिर फॉरेन सोर्स में आ जाएगी। ठीक है, तो इसको जस्ट अभी सिर्फ यहाँ तक ये याद रखना है कि अगर एक बंदा रेजिडेंट है तो उसके दोनों सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्सेबल हैं, और एक बंदा अगर नॉन रेजिडेंट है तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम उसका टैक्सेबल है। इसको पढ़ ले जरा, टेबल की ऊपर वाली जो 2 पैराग्राफ्स हैं उसको पढ़ते हैं जी। बाहर दे रहा है या नहीं दे रहा ये मैं अभी नहीं बता रहा। पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक उस पर टैक्स लगेगा। रेजिडेंट की बात कर रहे हैं ना कि नॉन रेजिडेंट की बात कर रही है? नॉन रेजिडेंट बाहर दे रहा है या नहीं दे रहा मुझे ऐसा गर्ज ही कोई नहीं, मैंने कौन सा उसकी इनकम यहाँ पे टैक्स लगानी है? वो दे रहा होगा। पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक उस पर टैक्स नहीं लगेगा, उसकी फॉरेन सोर्स इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। सही है, पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक उसकी फॉरेन सोर्स इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा, पाकिस्तानी इनकम पे टैक्स लगेगा। ठीक है, फॉरेन सोर्स इनकम उसने फॉरेन सोर्स इनकम रिसीव पाकिस्तान, कारोबार तो बाहर ही कर रहा है ना, कारोबार यहाँ कर रहा है तो उसका रिसिप्शन से वो ताल्लुक नहीं है। ठीक है, कारोबार तो उधर बाहर ही कर रहा है तो उसकी फॉरेन सोर्स इनकम में ही शुमार किया जाएगा। बाकी इसकी हम डिटेल में जाएंगे कि जी कैश पाकिस्तान आ रहा है या नहीं आ रहा, वो 1-2 और सेक्शन है। अभी सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट को जेहन में रखना है कि रेजिडेंट है तो क्या कर रहा है, नॉन रेजिडेंट है तो क्या करना है, क्योंकि मैंने आपको कल ये पढ़ाना है कि बंदा रेजिडेंट कब कब होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट इसलिए जरूरी है। अभी लेटेस्ट अटेम्प्ट के अंदर उसने 1 या 2 क्वेश्चंस के अंदर ये बात पूछी भी है और वो बड़ा रेगुलरली इस कॉन्सेप्ट को टेस्ट कर रहा है। ठीक है, एक बात ये, दूसरी बात मैंने अभी आपको बताया कि हम जो टैक्सेबल इनकम निकालते हैं वो किसकी निकालते हैं? टैक्स ईयर की, टैक्स ईयर की निकाल। तो इसी तरह ये जो रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का स्टेटस होता है ये भी हम उस बंदे का किसका चेक करेंगे? टैक्स ईयर का। ठीक है, जिस टैक्स ईयर की टैक्सेबल इनकम निकाल रहे हैं उसी टैक्स ईयर का चेक करेंगे कि क्या बंदा रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट। यानी कि ये एक्टिविटी मुझे क्या क्या करनी पड़ेगी? हर साल करनी पड़ेगी, हर साल देखना पड़ेगा, हर साल हर टैक्स ईयर पे देखना पड़ेगा कि क्या बंदा रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट। तो ये बात लिख लें अपने पास कि ये जो स्टेटस है टैक्स पेयर का कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, ये हमें हर साल हर टैक्स ईयर पे देखना पड़ेगा। ये हमें हर टैक्स ईयर पे देखना पड़ेगा। ये लिख लें, बात ही इंपॉर्टेंट बात है। मुश्किल तो नहीं लग रहा टैक्स है? मुश्किल तो नहीं लग रहा? लग रही है समझ? मुश्किल तो नहीं लग रहा? बस ये साथ साथ चीज़ों को पढ़ते रहेंगे तो फिर मुश्किल ही लगेगा। ये अभी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको देखते रहे तो वो कॉन्सेप्ट्स जो है साथ साथ क्लैरिटी लेते रहेंगे, डिस्कशन में चीज़ आती रहेगी तो
जो है वो मुश्किल नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन अगर आप पढ़ना छोड़ देंगे साथ साथ तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फिर ठीक है।